हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंक्यूजिटिव लर्नर्स। माय नेम इज़ स्वाति। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हमें जानते हैं कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स बताए हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अगर मैं राइट्स की बात करूँ जो प्रॉपर सिटीजन्स के लिए बनाए गए हैं, वो आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, देन राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन आर्टिकल 12 और 13 ये हमारे मतलब हमारे सिटीजन्स की राइट्स ना होके बल्कि ये बताते हैं स्टेट की डेफिनेशन। अगर मैं आर्टिकल 12 की बात करूँ, जिसके ऊपर आज की ये वीडियो है, ये स्टेट को डिफ़ाइन करती है। स्टेट की डेफिनेशन बताता है ये आर्टिकल कि व्हाट इज़ स्टेट, स्टेट क्या है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है, दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट बताया गया है वो केवल भाग 3 और भाग 4 यानी कि हमारे संविधान के भाग 3 और 4 के लिए ही एप्लीकेबल है, पूरे संविधान के लिए नहीं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, आर्टिकल 12 बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। देखिए, लिखा हुआ है द टर्म स्टेट हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स। देखिए, यहाँ पे जो स्टेट की डेफिनेशन है या स्टेट टर्म यूज़ हुई है, ये डिफरेंट प्रोविजंस के साथ क्या हुई है, टर्म प्रेजेंट की गई है कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स, जो कंसर्न करती है किसे, फंडामेंटल राइट्स को। इज़ दैट क्लियर कि स्टेट की डेफिनेशन यूज़ की गई है डिफरेंट प्रोविजन के साथ, जो कंसर्निंग है किससे, फंडामेंटल राइट से। ओके, हेंस आर्टिकल 12 हैज़ डिफाइंड द टर्म फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 12 डिफाइन करती है, जो ये टर्म है डिफ़ाइन क्या करती है, ये डिफ़ाइन करती है पर्पस ऑफ पार्ट 3, यानी कि पार्ट 3 के पर्पस को डिफ़ाइन करता है क्या, आर्टिकल 12। अब हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पार्ट 3 स्टेट क्या है। देखिए, किस किस चीज़ को स्टेट कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अगर हमारे माइंड में, क्या यूनिवर्सिटी एक स्टेट है, क्या कोई एजेंसी स्टेट है, क्या कोई अथॉरिटी स्टेट है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमें बताया गया है कि एक्चुअल में क्या क्या स्टेट है इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 12 में ये बताया गया है। देखिए, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। देखिए, एक बार दूसरा पॉइंट और पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, विच मीन्स कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत की सरकार और संसद, जो कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं यूनियन गवर्नमेंट के, ये सब क्या कंसीडर किए जाएंगे, स्टेट कंसीडर किए जाएंगे। सिमिलरली गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उन्हें भी एज ए स्टेट कंसीडर किया जाएगा। ऑल लोकल अथॉरिटीज़, दैट इज़ म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एट्सेट्रा, ये सब भी क्या कंसीडर किए जाएंगे, स्टेट कंसीडर किए जाएंगे। देखिए, ये सारी क्या हैं, ये लोकल अथॉरिटीज़ हैं। आप म्यूनसिपैलिटीज़ ले लीजिए, पंचायत ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। सो अकॉर्डिंग टू द पार्ट 3 ये सब क्या किस में इंक्लूड किए जाएंगे, स्टेट में। ओके, नेक्स्ट है ऑल अदर अथॉरिटीज़, दैट इज़ स्टेट्यूटरी और नॉन स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज़, ये भी क्या कंसिडर किए जाएंगी, एज अ स्टेट। देखिए, स्टेट्यूटरी ये जो लिख रहा है, ऑल अदर अथॉरिटीज़ दैट इज़ स्टेट्यूटरी और नॉन स्टेट्यूटरी, इट इज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल LIC, ओके, LIC, ONGC, सेल एट्सेट्रा, दे ऑल आर कंसिडर एज अ स्टेट। क्या हैं, ये सारी अथॉरिटीज़ हैं, स्टेट्यूटरी हो चाहे नॉन स्टेट्यूटरी हो, ये सारी कंसिडर किए जाएंगी एज अ स्टेट। आगे देखते हैं, thus state has been defined in a wider sense so as to includes all its agencies
It is the actions of these agencies that can be challenged in the courts as violating the fundamental rights. So इस अगर ये जो सारी एजेंसीज जो भी एज ए स्टेट हमने बताई हैं कि ये स्टेट्स हैं, अगर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती हैं सो हम चैलेंज कर सकते हैं उन्हें कोर्ट में. ओके जैसे कि आप सब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को अगर स्टेट वायलेट करता है या कोई भी व्यक्ति किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब करता है या वायलेट करता है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाके उस व्यक्ति के खिलाफ या उस स्टेट के खिलाफ या उस एजेंसी के खिलाफ जाके उस व्यक्ति को या उस एजेंसी को उस अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है. ठीक है. According to the Supreme Court, even a private body working as an instrument of the state falls within the meaning of the state under Article 12. देखिए सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग एक प्राइवेट बॉडी, इवन अ प्राइवेट बॉडी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, जो कि एक स्टेट की तरह वर्क कर रही है, नो मैटर इट इज़ अ प्राइवेट बॉडी और गवर्नमेंट बॉडी, बट अगर एक प्राइवेट बॉडी वर्क कर रही है एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, वो क्या होगी, फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12. वो भी आर्टिकल 12 के अंडर एज अ स्टेट कंसिडर की जाएगी. फॉर एग्जाम्पल LIC, राइट, ONGC, सेल एट्सेट्रा. सो ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्राइवेट बॉडी हैं लेकिन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट काम करती हैं. सो ये भी क्या कंसिडर की जाएंगी आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग एज अ स्टेट. सो गाइज़ आज की वीडियो में हमने पढ़ा आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने ये पढ़ा कि किस किस इंस्टीट्यूट को, किस अथॉरिटी को हम एज ए स्टेट कंसीडर कर सकते हैं और अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वो वायलेट करे तो हम उन्हें कोर्ट में जाके चैलेंज भी कर सकते हैं. सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.